वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा आप सभी लोगों को पता है, आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम डेट 6 और 7 सितंबर को था। ठीक है, 6 सितंबर का और 7 सितंबर का था। तो आप सभी लोगों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ पढ़ाई करके अपना पेपर दिया होगा, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी का अच्छा स्कोर इस बार आया हुआ होगा पीईटी 2025 में। क्योंकि जो प्रश्न का लेवल था आसान था, करने के लायक था। आप प्रश्न बना लेते बिना पढ़े हुए। हिंदी के प्रश्न थे, बहुत ही आसान आए हुए थे। जीके के प्रश्न भी आसान ही आए हुए थे, और मैथ भी आसान ही इस बार देखने को मिला था। ठीक है, और देखिए कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गई। कुछ कोचिंग, जैसे मैं आप लोग बोलते भी हैं बार बार, सर आप टीचरों की बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि वो टीचर है ही नहीं एक्चुअल में। वो लोग युवाओं को भटकाने के लिए, या फिर जो भी जितने भी छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं उनको डराने के लिए ये सब चीज़ें प्रोपेगेंडा फैला के रखते हैं कि भैया 30% पासिंग मार्क का है, 33% पासिंग मार्क का है, इतना नंबर लाना ही लाना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ बिल्कुल आपको कोर्स खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ऐसा ना तो नोटिफिकेशन में बोला गया है, ठीक है, और ना ऐसा है कि आपका 30 से कम नंबर है तो आप फेल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके प्लस में 5 नंबर, प्लस में 10 नंबर, प्लस में 20 नंबर है, तब भी आपके भर्ती के लिए वो पर्याप्त है। ठीक है, 1 नंबर भी है तब भी आपके भर्ती के लिए पर्याप्त है। एएनएम की भर्ती अगर इन फ्यूचर फिर से आपको भरना पड़ेगा पीईटी के माध्यम से, तो आपका स्कोर माइनस में नहीं है, तो आप आसानी से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 30 नंबर हो। ठीक है, तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हमारा स्कोर बहुत कम है, 30 से कम है, 20 से कम है, क्या हम क्वालिफाई नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो नोटिफिकेशन में बोला गया था, ना ही आयोग ऐसे बोलने को तैयार है। भैया एनम, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो वैकेंसियाँ निकल के दी जाती हैं आयोग के द्वारा, कभी कभी वो 30 गुना तक बुला लेते हैं। जितनी नंबर आप वैकेंसी होती है उसके 30 गुना तक बुला लेते हैं, या फिर जितना वैकेंसी है उसके 15 गुना तो वो नोटिफिकेशन में लिखते हैं। सपोज दैट आपकी वैकेंसी निकल के आई है, 50। ठीक है, अब आयोग का कहना ये है कि हम 15 गुना लेंगे बच्चों को। ठीक है, 15 गुना लेंगे मतलब 15 बच्चे 75, 750 बच्चों को हमको सिलेक्ट करना है, एडमिट कार्ड देना है। अब कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं 750 कैंडिडेट ना होकर 600 ही बच्चे हैं, तो आयोग क्या काम करेगा? मेरिट ना बनाकर इन सभी को ले लेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपकी वैकेंसी में जो वैकेंसी निकल के आती है वहाँ पे इतने एनम रहते ही नहीं है, तो मेरिट बनता ही नहीं है भैया। सपोज दैट अभी आपका जो 52-72 वैकेंसी निकल के आई है, 52-72 वैकेंसी निकल के आई है। अब आयोग का मिनिमम बोला गया है आयोग ने कि हम 15 गुना कैंडिडेट लेने वाले हैं, तो ये 5000 ही हम मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। चलिए हम 5000 ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, 5000 ही वैकेंसी पकड़ लेते हैं। ठीक है, 52-72 नहीं। अब इसका 15 गुना हम करेंगे तो होगा कितना? 15 पचे 75, 75,000 कैंडिडेट होते हैं। 75,000 कैंडिडेट आयोग को चाहिए एडमिट कार्ड देने के लिए, एएनएम के लिए। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने आरटीआई लगा के पूछा कि ये 52-72 भर्ती के लिए एक्चुअल में फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं, तो आयोग की तरफ से जवाब आता है कि भैया हमारे पास तो बच्चे जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो 44,999 बच्चे हैं। 44,999 बच्चे हैं। आयोग को चाहिए 75,000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन फॉर्म तो 44,000 ही पड़े हुए हैं। तो हमको हमको मेरिट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनका प्लस में 1 नंबर है, प्लस 2 में नंबर है, हम सभी को ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट कम हैं, तो हमें वहाँ मेरिट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, लॉजिक तरीके से सोचा करें, कॉमन सेंस लगाया करें। उन फेक यूट्यूबरों के चक्कर में ना पड़े। उनका एक प्रकार से ये बिजनेस है, जितना झूठ बोलेंगे उतना आप लोग देखोगे, उतना आप लोग खुश भी होगे। अरे सर ने बोल दिया, सर हमारे भगवान है, फलाने सर ढमकाने सर। कल
कल के डेट में मेरे पास कई कैंडिडेट का वीडियो भेजा गया यूट्यूब के, ये सर बोले थे 30 नंबर लाना ज़रूरी है, ये सर फलाना सर ढकाना सर। अरे भैया उन सर नहीं है वो सर उनको बोलने के लायक वो है ही नहीं, ठीक है। उनको सीधा बोला करो कि लुटेरे हैं ये। वो बात की बात है, आपने 1 नंबर भी लाया है तब भी आप बहुत अच्छा करके आए हो, ठीक है। पॉजिटिव होके अब अपना फोकस जो करना है 52-72 पे फोकस करना है। जो भी ज़रूरी अपडेट रहते हैं मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। मैं एक्टिव रहता हूँ, जो भी चीज़ें होता है ग्रुप में ही भेज देता हूँ कि भैया ये चीज़ें हो रहा है, ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट को लेकर भी मैंने ग्रुप में ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि ऐसी-ऐसी बात है, ये आपका एग्ज़ाम अब हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल है कि भैया नवंबर तक कंडक्ट हो जाने वाला है, तो आप लोग मन लगाकर अच्छे से तैयारी करें। ध्यान में रखना है, मैंने बोला था चैप्टर वाइज आपको थियरी और एमसीक्यू क्लास करवाऊंगा, तो ये क्लास का तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ये तीसरा चैप्टर है। इसकी पूरी थियरी और जो हम आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं हम, बहुत ही ज़रूरी है, आपके सिलेबस में भी दे के रखा है और आपके भर्ती परीक्षा में लास्ट टाइम 3 नंबर यहाँ से पूछा गया था, तो इस बार भी 3 नंबर आपके इसी चैप्टर से आने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी थियरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में अच्छे तरीके से। और आपको भी ईमानदारी के साथ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। वीडियो आप जब कंप्लीट कर लेते हैं, 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा का वीडियो रहने वाला है, वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखते हैं ईमानदारी के साथ समय निकाल कर, तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि आज हमने तो 3 नंबर पक्के कर लिए हैं। अब हमारे भर्ती परीक्षा में इस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछेगा तो छूटने वाला नहीं है। देखिए, फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती। अगर मुफ्त में कोई चीज़ मिल रहा है तो उसकी कदर आप लोग नहीं कर सकते हो। आप लोग क्या, हमें भी कोई फ्री में देगा तो हम भी उसकी कदर नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ी लाइफ की असफलता की सबसे बड़ी गलती यही होती है। अगर फ्री में ज्ञान दे रहा है तो स्वीकार करना चाहिए, फ्री में भोजन दे रहा है कोई तो स्वीकार करना चाहिए, फ्री में कोई भी चीज़ आपको मिल रही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। इग्नोर करके या फिर उसकी कदर ना करके आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर देते हो, जो यही नहीं करना है। अभी तो हम फ्री में आपको ये क्लासेस दे रहे हैं, जिस दिन से दिमाग खिसक गया उस दिन से हम सारे वीडियो को प्राइवेट करेंगे, केवल उन्हीं बच्चों को फिर वो लिंक भेजेंगे जो 200 रुपये फ़ी दिए हैं, ठीक है, बहुत पहले दिए हैं, ठीक है। तब तक मैंने ना जाने कितनी क्लासें उनको दे दिया, पीडीएफ दे दिया, टेस्ट भी दे दिया। फिर भी मैं उसी 200 रुपये में अब भी नया बैच जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसका भी क्लास दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ और आने वाले दिनों में भी नोट्स भी दे रहा हूँ। तो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। एक एक क्लास को तैयार करने में अकेला इंसान पूरा दिन लगा देता है, ठीक है, पूरा दिन, 3 दिन 4 दिन लगा देता है। किस तरीके से थियरी को डिज़ाइन करूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, वो सब कुछ सोचना समझना, उसके बाद टाइप करना, पीडीएफ बना के आप तक पहुंचाना, वीडियो को रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, ये सब चीज़ों पे मेहनत लगती है, तो उसकी कदर करके इंसान को सपोर्ट किया करें। और ये गारंटी हम ले रहे हैं कि भैया आप अगर ईमानदारी से चैप्टर हमारे साथ पढ़ते हो, प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हमारा सिद्धांत है थियरी रटो, एमसीक्यू के पीछे ना भागो, ठीक है। थियरी रटे रहेंगे तो एमसीक्यू आपके पीछे भागेगा, आपसे डरेगा एमसीक्यू। थियरी आप पढ़े रहेंगे तो एग्जामिनर आपसे डरेगा कि भैया इसको मैं किस तरीके से प्रश्न सेट करूं ताकि ये एकदम कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आपने तो थियरी का निचोड़ निकाला है। वो एमसीक्यू कहाँ से भी बना लेंगे, कैसे भी बनाएंगे, थियरी से भी बनाएंगे, बुक से ही बनाएंगे। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। 14 तारीख को नोटिफिकेशन आया था आपके भर्ती परीक्षा को लेकर, 14 अक्टूबर को, ठीक है। इसी नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस भी दे के रखा है, ठीक है। 38 टॉपिक दिया है इन्होंने, ठीक है। लेकिन हम चैप्टर वाइज 38 टॉपिक ऑलरेडी हम थियरी एमसीक्यू पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी है। आपने नहीं देखा है तो ये आपकी गलती है भैया। मैं बार बार बोलता हूँ, जिस दिन पेपर होगा हर एक थियरी से छाट छाट के आपको बताऊँगा कि ये मेरे क्लास का प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अभी आप जितना भटकना चाहते हो भटक लीजिए, ठीक है। बाद में आपको रोना होगा, हमें नहीं रोना होगा। हमारा काम है बताना, हमारा काम है गाइड करना।
अब वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप कितना बात हमारी मानते हैं या फिर कितना हमारी बातों पे अमल करते हैं, ये आपकी किस्मत है भैया। आप अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप इग्नोर करेंगे तो भैया असफल होंगे। जैसे 2-3 बार से असफल होते हुए आए हुए हैं। एनएचएम 17,000 की भर्ती आई, रिजल्ट असफलता। इसके पहले कुछ लोगों ने 92-12 का भी पेपर दिया होगा, रिजल्ट क्या आया? असफलता। कुछ नहीं मिला है, असफलता। हर एक भर्ती में असफलता। क्यों? क्योंकि आप उन गुरुजन के साथ जुड़े हुए थे ना, जो सिर्फ लूटने का काम करते हैं। जो आज का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये 4th नंबर सिलेबस में दे रखा है। स्वास्थ्य संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, तानीदा, FO, यूरोपीय संयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, ये जो पूरा दिया है 4 नंबर का यहाँ तक, ये इसी को क्या बोलते हैं? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी का नाम है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। का चैप्टर में ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, पूरा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाने वाला है, स्वास्थ्य संगठन में आ जाने वाला ये पूरा। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना ही है ये वाला चैप्टर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम 92-12 में दिया था, 3 प्रश्न 4 प्रश्न दिया था। भाई इतना बड़ा टॉपिक है तो 3-4 प्रश्न आना कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 प्रश्न आसानी से एग्जामिनर बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरी थ्योरी हम कंप्लीट, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं। और एंड में आपको 20 MCQ भी मिलेंगे। खुद प्रैक्टिस करना है आपको, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में नंबर डाल कर कि ए का बी, ए का सी, जो भी MCQ आपकी भर्ती परीक्षा में अब जो पेपर होने वाला है, ये कंफर्म हो गया है कि 5 ऑप्शंस आने वाले हैं। ठीक है, 5 ऑप्शंस आने वाले हैं। एक ऑप्शन ई रहेगा, या तो इनमें से कोई या तो इनमें से सभी, ऐसे करके ऑप्शंस 5वां वाला ऑप्शन जो ई बनाएगा एग्जामिनर, एक ई डी तक तो हम सभी को पता है, लेकिन ई ऑप्शन जो रहेगा, इनमें से कोई या तो इनमें से सभी, ऐसे करके बनाएगा। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर इनमें से कोई नहीं हमेशा गलत ही होता है, तो ये आप भ्रम में हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, कभी कभी इनमें से कोई नहीं वाला ही सही हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इनमें से सभी में ज़्यादा चांस रहता है कि सही ही हो, तो ये आप भ्रम में हो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से ऑप्शन से सारे देखना होगा और आपको सही उत्तर वहाँ पे चुनना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसी को लेकर हम जो आपको क्लास अब शुरू कर रहे हैं, ज़्यादातर प्रश्न हम 5 ऑप्शंस वाले ही करवाने वाले हैं। जैसा हमने 2 क्लासों में दिया, ये तीसरे वाली क्लास जो है पूरी थियरी बेस है। इसमें हम सब पूरा थियरी ही देखेंगे, MCQ हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अलग से वीडियो आएगा हो सकता है, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे इस थियरी का MCQ। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। ठीक है, अपने कुर्सी पे बैठ जाइए, चेयर पे प्रॉपर तरीके से। आप लोग देखिए भैया, PDF आपको चाहिए या फिर ये वीडियो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन दिमाग खिसक गया, मैं देखूँगा आप लोगों का रिस्पांस ज़ीरो है, तो वीडियो को अनलिस्ट में कर दूँगा या प्राइवेट कर दूँगा, फिर लिंक उन्हीं को भेजूँगा जो लोग 200 रुपये का फ़ी दिए हैं। आप भी 200 रुपये फ़ी देकर जुड़ सकते हो भैया। 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, ये हम अपनी मेहनत का ले रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि फ्री में शिक्षा मिल रही है, क्योंकि फ्री में कदर नहीं होता है किसी चीज़ का। इसलिए 200 रुपये आप सभी लोग पे कर दें। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस बार कैसे भी करके सिलेक्शन ले लें। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जब से भर्ती आई है तब से बोल रहा हूँ, यही अंतिम मौका है। इसके बाद कोई एनएम की भर्ती नहीं आने वाली है परमानेंट। आएगी तो 300, 400, 200, 500, 1500, 1000 वैकेंसी आएगी, जहाँ पे कंपटीशन चरम सीमा पे रहेगा। वहाँ पे फाइट करना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक ही साल के गैप आप देख रहे हो, सीधा सीधा आधी वैकेंसी कर दी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती खाली नहीं है, एनएम की भर्ती बहुत खाली है, लेकिन जानबूझ कर ये गवर्नमेंट दी है 5000 वैकेंसी। फर्स्ट टाइम वैकेंसी इन्होंने 9200 निकाला, 9200 वैकेंसी निकाला। अब सेकेंड टाइम में इन्होंने उसका आधा कर दिया, उसका आधा वैकेंसी कर दिया, तो हो सकता है थर्ड टाइम उसके भी आधा, 5200 का आधा कितना हो जाएगा? 2600। तो यही हाल होगा। फिर फोर्थ टाइम उसका भी आधा, 1300। एक समय ऐसा आएगा कि बोलेंगे नहीं हम भर्ती कराएंगे ही नहीं, सब प्राइवेट कर देंगे, सब प्राइवेट, सब आउटसोर्स, सब ख़त्म कर देंगे। तो ये समय आ जाएगा, और दिन पे दिन जितनी वैकेंसी को देखकर लोग क्या सोच रहे हैं, हम क्यों ग्रेजुएशन करवाएं? भैया ग्रेजुएशन करेगा 4 साल समय बर्बाद करेगा। ठीक है,
बच्चा इससे अच्छा है कि बच्चा हमारा एएनएम कर ले, ठीक है, बच्ची हमारी एएनएम कर लें, और एएनएम करते ही भैया भर्ती आएगी, हो जाएगी, एएनएम हो जाएंगी वो। तो हर कोई करवा रहा है अब एएनएम, हर घर में आप भी देखोगे कि 4-4, 55 एएनएम हो गई हैं हर एक घर में। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, यही अंतिम मौका है। तो 200 रुपये आपके करियर से समझौता ना करें। 200 रुपये दिन का एक एक खर्चा आप निकाल सकते हो, आराम से खर्चा निकाल देते हो। घूमने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, कहीं भी जाते हो, 200 रुपये आप फूँक देते हो, उसकी परवाह नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको समय, और मैं समय नहीं बर्बाद करता हूँ भैया, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाता हूँ। तो हम पहला टॉपिक आपको, और थर्ड टॉपिक जो है आपका थर्ड चैप्टर, उसका पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है सब सेंटर, पीएससी और सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इम्पॉर्टेंट है, यहीं से हम बारी बारी से देखेंगे सब सेंटर के बारे में। सब सेंटर क्या है, कितनी आबादी पे होता है, इसके कार्य क्या रहते हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं। पीएससी कितनी आबादी पे रहता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, इसका कार्य क्या है। सीएससी में देखेंगे कितनी आबादी पे लोग रहते हैं, इसका कार्य क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग कार्य करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कार्य क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितनी संख्या पे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन तीनों को हम देखेंगे कि जो ग्रामीण एवं पहाड़ी इलाका है, ठीक है, ध्यान में रखना है, यहीं से थियरी आपकी शुरू हो जाती है। जो ग्रामीण एवं पहाड़ी इलाका है, सभी नागरिकों को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्थित स्वास्थ्य संगठन स्थापित किया गया। यह संगठन विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सुविधाओं और कर्मचारियों को एक समन्वित तंत्र के रूप में कार्य करता है। नीचे उन संस्थाओं का उद्देश्य, जनसंख्या मानदंड, कार्य एवं स्टाफ विन्यास विस्तृत रूप से दिया जा रहा है। तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, सबसे ज़रूरी हो जाता है कि भैया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आया कहाँ से। तो ग्रामीण जो इलाका है या फिर पहाड़ी इलाका है, सभी नागरिक, ग्रामीण के पहाड़ी इलाके के सभी नागरिकों को मूलभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, ध्यान में रखना है, मूलभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए ही हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उद्भव हुआ, विकास हुआ। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि भैया चाहे वो ग्रामीण के लोग हों चाहे वो पहाड़ी के लोग हों, सभी नागरिक को मूलभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उद्भव करना पड़ा, विकास करना। अच्छा, जब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आया तो हमें ये देखना है को मिला कि भैया हम इसको डिवाइड करते हैं सीएससी, पीएससी, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ से निकल के आ गया। देखिए, तो सबसे पहला जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम, सबसे छोटे से लेकर बड़े तक जाने वाले हैं। तो सबसे छोटा जो चीज़ होता है सब सेंटर होता है, ठीक है। सब सेंटर, आप कास्ट जानते हो, एससी ओबीसी, तो वैसे भी आप याद कर लेना, एससी मतलब सब सेंटर। अच्छा, इसका हिंदी में नाम होता है उप स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर, ठीक है। अच्छा, इसका संरचना व मानदंड क्या है, दो प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। पहला कि समतल क्षेत्र में सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। तो याद करके रखना, 5000 जनसंख्या पे एक सब सेंटर का मानदंड है स्थापित करने का, ठीक है। अच्छा, अब पहाड़ी क्षेत्र में सर, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता भी है 3000 की जनसंख्या पे, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा सर, इसमें कर्मचारी की बात कर लें तो सब सेंटर में कौन कौन से कर्मचारी रहते हैं। तो मेल हेल्थ वर्कर की संख्या 1 रहती है, फीमेल हेल्थ वर्कर जो आप एएनएम हो, ठीक है, एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संख्या रहती है। अच्छा, काम करते हैं। उसके बाद वॉलेंट्री हेल्थ वर्कर रहते हैं। अच्छा, 3 लोग रहते हैं, हाँ सर 3 लोग रहते हैं सब सेंटर पर। अच्छा सर, उद्देश्य क्या है सब सेंटर का, उद्देश्य आपको पता होना चाहिए ना कि सब सेंटर का उद्देश्य क्या है। अच्छा, उद्देश्य और कार्य हम देख लेते हैं सब सेंटर का। मुख्य कार्य प्राथमिक स्तर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, ध्यान में रखना है, यहीं से इम्पोर्टेंट है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करना प्रमुख कार्य है सब सेंटर का। अच्छा, अब यहाँ हेडिंग बाय हेडिंग हम बना दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सब सेंटर का उद्देश्य और कार्य, पहला हो गया माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देना। जो भी गर्भवती महिला हैं इनकी निगरानी, प्रसव पूर्व देखभाल की प्राथमिक सेवाएं देना, नवजात देखभाल के मार्गदर्शन करना, ये माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देना में शामिल है। अच्छा सर,
दूसरा प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, इसमें क्या करती हैं, परिवार नियोजन पर जानकारी एवं सेवाएं, पोषण संबंधी सलाह, बाल विकास मॉनिटरिंग का कार्य करती हैं। अच्छा सर, तीसरा सर टीकाकरण, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, टीकाकरण फील्ड में आपकी जॉब लगती है तो टीकाकरण आप करने जाते हो, ये सब सेंटर के अंतर्गत ही आते हैं कार्य, ठीक है, ध्यान में रखना है। टीकाकरण राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार जो भी शिशु तथा गर्भवती महिला रहती हैं इनको निर्धारित समय के अनुसार टीकाकरण करती हैं, ये सब सेंटर के कार्य हैं, ठीक है, सब सेंटर के अंतर्गत ही ये कार्य आते हैं। प्राथमिक उपचार एवं रेफरल सिस्टम रहता है, समान बीमारियों का प्राथमिक स्तर पर इलाज, आवश्यकता होने पर रोगी को ऊपर के केंद्रों जैसे कि पीएससी या सीएससी पर रेफर कर देती हैं, ठीक है। तो ये सब सेंटर का उद्देश्य और कार्य हो गया। अच्छा सर, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी चीज़ें बताई गई हैं, वो भी हमको समझा दीजिए। हाँ, रिकॉर्ड रख रखाव और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा। आपके भर्ती परीक्षा में सर प्रश्न कैसे बनेगा, समझ में नहीं आया, आप थोड़ा हिंट देंगे कैसे प्रश्न बनेगा। ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए सब सेंटर का उद्देश्य क्या है, ऐसे पूछेगा। निम्नलिखित में से बताइए सब सेंटर का उद्देश्य या फिर कार्य क्या है। ऑप्शंस देगा, हाँ सर बिल्कुल ऑप्शन देगा। कितने ऑप्शन देगा सर, 5 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा देना, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा देना। तीसरा ऑप्शन दे देगा टीकाकरण करना। चौथा ऑप्शन दे देगा प्राथमिक उपचार व रेफरल्स सुविधा। और पांचवा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके दे देगा। तो आप हेडिंग बाय हेडिंग चीज़ को देखे रहेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। अच्छा सर, जैसे हेडिंग ना देकर डायरेक्ट यही देगा, निम्नलिखित में से बताइए जो उप सेंटर सब सेंटर है, ठीक है, जो सब सेंटर है उसका कार्य क्या है। पहला ऑप्शन देगा, बड़ा सा बनाना होगा उसको, गर्भवती महिलाओं को निगरानी और प्रसव पूर्व देखभाल की प्राथमिक सेवा देना। दूसरा ऑप्शन दे देगा परिवार नियोजन पर जानकारी एवं सेवा पोषण संबंधी सलाह, बाल विकास मॉनिटरिंग करना। तीसरा ऑप्शन दे देगा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार शिशु तथा गर्भवती महिलाओं को निर्धारित टीकाकरण करना। चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, ठीक है। तो ये होता है एग्जामिनर थियरी के अनुसार ही ये जो प्रश्न रहता है बनाता है, ठीक है। तो आपको थियरी पढ़ना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। ओके सर, गला बैठ गया। चलिए, अब हो गया, हमने देख लिया सब सेंटर के बारे में, हमने देख लिया उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, पीएससी के बारे में अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा सर, सबसे ज़रूरी हो जाता है सर, यहीं से 2 प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। जो पीएससी रहता है समतल क्षेत्र पर 30,000 की जनता पर एक पीएससी बनाए जाते हैं, एक पीएससी का स्थापना होता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं इसमें प्रत्येक 20,000 की जनता पर एक पीएससी बनता है। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न कभी कभी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट यही पूछता है। तो ये 2 प्रश्न क्लियर हो गया। अच्छा सर, पीएससी पर पूछता है कि कभी कभी कि कितने बेड रहते हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि 4 से 6 बेड की व्यवस्था होती रहती है, ठीक है। मोटा मोटा हेडिंग आपको ये ध्यान भी रखना है, ठीक है, हमने हाईलाइट भी कर दिया है। बुनियादी रोग निदान, ठीक है, की सुविधा भी उपलब्ध होती है या ग्रामीण। अब देखिए ये जो पीएससी है ये थोड़ा सब सेंटर से बड़ा होता है, ठीक है। सब सेंटर के बाद बड़े अब छोटे से बड़े क्रम में जा रहे हो तो पहला एससी आया, उसके बाद पीएससी आया, ठीक है। तो उससे थोड़ा इस पर मॉडर्न तरीके से रहता है और बहुत सुविधाएं भी एससी से ज़्यादा पीएससी पे रहती हैं, ठीक है। जो एससी से मरीज को रेफ़र किया जाता है तो पीएससी पे, पीएससी की बस की बात नहीं है तो सीएससी की बस की बात नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। अच्छा सर, इस पे जो कर्मचारी रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझा दीजिए पीएससी पे। अच्छा, कर्मचारी की बात करें तो भैया पीएससी पे मेडिकल ऑफिसर रहता है, ठीक है, नर्स रहती हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर रहती हैं, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर रहते हैं, हेल्थ असिस्टेंट रहते हैं। हेल्थ असिस्टेंट फीमेल एक रहती है, एक मेल रहता है। एक लोअर डिवीज़न एलडीसी क्लर्क रहता है, यूडीसी क्लर्क रहता है, ठीक है। अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क एक एक रहते हैं, और एक लैब टेक्नीशियन रहता है। अच्छा, ये हो गया पीएससी की बात हो गई है स्टाफ की, समझ में आ गया सर, बिल्कुल।
हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ा के जाएंगे यहीं पे, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। सहायक और परिचारक स्टाफ भी रहते हैं, ड्राइवर भी रहते हैं, एम्बुलेंस वगैरह रहता है, ठीक है। और साफ़ सफाई के लिए 4th क्लास के स्वीपर वगैरह रहते हैं। ये हो गया स्टाफ के बाद। अच्छा सर, अब प्रश्न कैसे यहाँ से बनेगा सर? निम्नलिखित में बताइए पीएससी पे कौन से स्टाफ कार्यरत नहीं रहते हैं, ठीक है, ऐसे पूछेगा। निम्नलिखित में से बताइए पीएससी पे कौन से स्टाफ कार्यरत नहीं रहते हैं। ऑप्शन दे देगा, एएनएम, बी फार्मासिस्ट, सी दे देगा लैब टेक्नीशियन, डी दे देगा लोअर डिवीज़न क्लर्क, ई दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, एक तो देना चाहिए इनमें से सभी, ठीक है। आप बोलेंगे कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये ऑप्शन में दे देगा कि दे देगा कि सर्जन, ठीक है, सर्जन दे देगा, सर्जन दे देगा, तो आप फिर वहाँ पे उसको कैंसिल करना कि सर्जन नहीं, सर्जन तो भैया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं, पीएससी पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता रहेंगी तभी आप बना पाएंगे। अच्छा, अब हम पीएससी के विस्तृत कार्य देखेंगे भैया, क्या क्या कार्य हैं, ध्यान में रखना है हेडिंग बाय हेडिंग, एक चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, सारे हेडिंग मैंने बता दिया। प्रथम संपर्क चिकित्सीय केंद्र रहता है, इसका नाम है। समुदाय के लोगों को पहला औपचारिक चिकित्सीय संपर्क बिंदु पीएससी कहलाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देना, सामान्य बीमारी के इलाज जैसे कि चोट हुआ, फर्स्ट एड का, दवा वितरण का निगरानी हुआ। और एमसीएच में क्या, गर्भ निरीक्षण सेवाएं, प्रसव पूर्व एवं प्रसव उत्तर सत्र, नवजात की देखभाल, टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, निर्धारित रूटीन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। स्थानीय दाइयों फिर या दाई का प्रशिक्षण हुआ, कार्यक्रम में सहायता या फिर सुपरवाइजन करना। और आपका ये जैविकी सांख्यिकी का संकलन करना, जन्म मृत्यु टीकाकरण रोग संवेदनशील वगैरह के अभिलेख होते हैं, संकलित करते हैं इनका, ठीक है। और सब सेंटर के रिकॉर्ड का रखरखाव करते हैं। समुदाय पर स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कि स्वच्छता, पोषण, परिवार नियोजन, रोकथाम पर स्वास्थ्य, समूल शिक्षा देना, परिवार नियोजन संबंधी परामर्श, ये सभी आप पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। ये कार्य हो गया पीएससी का। ओके, अब हम देखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, सीएससी के बारे में देखने वाले हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में देखने वाले हैं। सबसे ज़रूरी हो जाता है कि समतल क्षेत्र पे इसकी जनसंख्या कितनी रहती है, 1,20,000, ठीक है ये। और पहाड़ी क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या पर एक पीएससी बनता है। स्थापना जो होता है सीएससी आमतौर पर प्रत्येक कम्युनिटी डेवलप ब्लॉक पर स्थापित किया जाता है। संरचना व सुविधा की बात करें तो कभी कभी भर्ती में पूछता है कि सीएससी पे कितने बेड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 30 बेड, ठीक है, 30 बेड। इस पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्सरे रूम रहता है, ठीक है, डिलीवरी रूम रहता है, ऑपरेशन थिएटर रहता है, और एक आपका लेबोरेटरी रूम रहता है। आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा सीएससी पे कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो देगा एक्सरे रूम, डिलीवरी की सुविधा, ऑपरेशन की सुविधा, लेबोरेटरी जांच की सुविधा, एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो ये आपको याद रहेगा तो आप बना पाओगे अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रत्येक सीएससी पर लगभग, अच्छा यहाँ पे रेफरेंस लिंकेज, ठीक है, प्रत्येक सीएससी पर लगभग 4 पीएससी से संबंध लिंक रहता है, ध्यान में रखना है। प्रत्येक सीएससी लगभग 4 पीएससी से लिंक रहता है, पूछता है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि भैया जो प्रत्येक सीएससी रहता है ये 4 पीएससी से लिंक रहता है, अर्थात 4 पीएससी के रेफर किए गए रोगियों को नज़दीकी सीएससी पर भेजा जाता है। इसका मतलब ये हो गया, समझ में आया? ओके सर, अब इसका स्टाफ की बात कर लें तो सीएससी पे कुल 25 स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्धारित होते हैं। ध्यान में रखना है कुल 25, मोटा मोटा आपको यही याद करके रखना है कि कुल 25 स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्धारित होते हैं। उदाहरण के तौर पे मेडिकल ऑफिसर 4 हो गए, नर्स मिडवाइफ 7 हो गए, ड्रेसर 1 रहता है, ठीक है, 1 ड्रेसर रहता है, फार्मासिस्ट कंपाउंडर 1 रहता है, लैब टेक्नीशियन 1 रहता है, रेडियोग्राफर 1 रहता है, वार्ड बॉय 1 रहता है, धोबी 1 रहता है, स्वीपर स्वीपर 3 रहते हैं, माली 1 रहता है, चौकीदार 1 रहता है, आया 1 रहती हैं, ये सारे कर्मचारी हैं, ठीक है, पियून रहता है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा सीएससी के कार्य कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, सीएससी के कार्य इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए भैया, इतनी मेहनत चीज़ें की जा रही है प्रॉपर तरीके से, आपको किताब में भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी।
ठीक है। मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के सभी राज्यों को देख लिया हूँ कि भैया किस तरीके से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है एएनएम में। चाहे वो केरला पीएससी की बात कर लें, चाहे आपका उत्तराखंड एएनएम, राजस्थान एएनएम, बिहार एएनएम, हर एक राज्य के एएनएम का पेपर का एनालिसिस करके मैं आपको थियरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि ये थियरी आप किसी भी एएनएम की भर्ती परीक्षा में चले जाओ, आसानी से बना के चले आओ। ये थियरी पढ़ के प्रश्न आसानी से बना के चले आओ, किसी प्रकार की दिक्कत का आपका सामना ना करना पड़े। ठीक है। अब देखिए, विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कराना पूछता है, निम्नलिखित में से बताइए विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कहाँ पे कराई जाती हैं। ऑप्शन दे देगा सीएससी पे, ऑप्शन दे देगा पीएससी पे, ऑप्शन दे देगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, ऑप्शन दे देगा एससी पे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, सीएससी पे विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध कराना होता है, सीएससी पे भी रहता है, और आपका कहाँ पे सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो उपचारात्मक एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य सेवाएं रहती हैं वो सीएससी पे होता है। रोगियों का उपचार करना, आपातकालीन चिकित्सा, टीकाकरण तथा जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। पीएससी से रेफर किए गए रोगियों की देखभाल सीएससी पे होता है। पीएससी से रेफर किए गए रोगियों की देखभाल सीएससी पे होता है। गंभीर या जटिल मामलों का प्रबंध जो पीएससी पर संभव ना हो वो सीएससी पे होता है। ठीक है। ये सारे कार्य हैं सीएससी का। अब देखिए, पीएससी का सुपरविजन, जो भी पीएससी का सुपरविजन होता है वो सीएससी ही करता है। प्रोग्राम गतिविधियाँ, रिपोर्टिंग हुआ, गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी हुआ। ठीक है। ये पीएससी के जो प्रोग्राम हैं, उनकी गतिविधियाँ जो हैं, उनका रिपोर्टिंग हुआ, उनकी क्वालिटी कंट्रोलिंग सीएससी करता है। ठीक है। जोखिम युक्त मामलों का जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर रेफर करना भी सीएससी का काम है। अगर सीएससी के बस की बात नहीं है, वो पेशेंट को नहीं रिकवर कर सकता है, तो रेफर करेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। ठीक है। ये भी सीएससी का कार्य है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। जिला अस्पताल अब हम देखेंगे संक्षेप में, जिला अस्पताल देख लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएससी पीएससी ही इम्पोर्टेंट रहता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टाफ नर्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, आपके लिए सब सेंटर। ठीक है। पीएससी सीएससी ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में देखेंगे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपयुक्त प्राथमिक और सामुदायिक स्तर के संस्थानों से आगे का स्तर है। मतलब ये सीएससी पीएससी सब सेंटर के संस्थानों से आगे का स्तर है। यहाँ जिले का मुख्य उपचारात्मक और रेफरल केंद्र होता है। यहाँ अधिक विस्तृत विशेषज्ञता, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बड़े पैमाने पर बेड क्षमता, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू इत्यादि उपलब्ध होते हैं। सीएससी पीएससी एससी से रेफर किए गए जटिल व जोखिम मामलों को समुचित प्रबंध डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जिला स्वास्थ्य प्रशासन व सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियंत्रण प्रशासनिक केंद्र भी यहीं होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए, सेवाओं का स्तर और रेफरल श्रृंखला हम देख लेते हैं। सर्विस लेवल रेफरल चेन क्या रहता है। देखिए, सब सेंटर, पहला हमने देखा सब सेंटर समुदाय स्तर पर प्राथमिक सेवाएं, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल, प्राथमिक उपचार आवश्यकता पर पीएससी को रेफर करता है। ठीक है। सब सेंटर। अच्छा, पीएससी पे क्या, ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा प्रथम संपर्क बिंदु, 4 से 6 बेड निदान, समान उपचार गंभीर मामलों में सीएससी को रेफर करता है। और सीएससी ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक केंद्र, 30 बेड, विशेषज्ञ प्राथमिक सुविधाएं जटिल मामलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर रेफर करता है। जिला अस्पताल जिले का उच्चतम रेफरल केंद्र, विशेषज्ञ परामर्श, उच्च स्तरीय शल्यक्रिया तथा गंभीर रोगों का प्रबंध। ठीक है। तो हमने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। अब हम इसका समापन करते हैं, एससी सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। ठीक है। यह स्वास्थ्य संगठन प्रणाली जो एससी है, एससी के बाद पीएससी, पीएससी के बाद सीएससी, सीएससी के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यह सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण व पहाड़ी जनसंख्या को आवश्यकता अनुसार सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और समायोजित स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हर स्तर का अपना विशेष कार्य, स्टाफिंग और संसाधन होते हैं तथा उपयुक्त संस्थाएं परस्पर समन्वय में कार्यरत रहती हैं, ताकि वो निवारक और उपचारात्मक तथा
पुनरावलोकनात्मक सेवाएं प्रभावी ढंग से दी जा सकें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमने आपको अच्छे तरीके से सब के बारे में बता दिया, एससी के बारे में बता दिया, पीएससी के बारे में बता दिया, सीएससी के बारे में बता दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे भारत में स्वास्थ्य। अगला टॉपिक जो आपका निकल के आया है, भारत में स्वास्थ्य प्रशासन की संरचना राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। भारत में जो स्वास्थ्य प्रशासन है इसकी संरचना देखने वाले 3 स्तरों पे, एक राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा राज्य, तीसरा पे जिला या फिर स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तीन चार स्तर पे हम देखने वाले हैं भारत में क्या स्वास्थ्य प्रशासन है, क्या संरचना है इसकी। स्वास्थ्य प्रशासन मतलब आप समझ रहे हो ना, इस तरह पुलिस प्रशासन, उसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य प्रशासन भी होता है। अच्छा, परिचय। भारत में स्वास्थ्य प्रशासन एक क्या है, विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित है जो केंद्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर कार्य करती है। ठीक है, जो यहाँ आपको यहीं पे पता चल रहा है ना, यहीं पे पता चल रहा है, जो केंद्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर कार्य करती है। अच्छा, यह जो सिस्टम है यह संविधान के अनुसार स्वास्थ्य को राज्य विषय जो समवर्ती सूची में शामिल है मानती हैं, जहां केंद्र नीति निर्माण, योजना एवं समन्वय का दायित्व निभाता है, जबकि राज्य सेवा वितरण के लिए उत्तरदायित्व स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य समावेशी, सुलभ एवं प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर शामिल है। या नोट्स यूट्यूब क्लास की। अच्छा, यूट्यूब क्लास की। अच्छा भाई, यहाँ पे लिख दिया गया है कि यह नोट्स यूट्यूब क्लास के लिए तैयार किया गया है। इसमें सरल भाषा, बुलेट पॉइंट्स, उदाहरण एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। ये वीडियो में जैसे डायग्राम, जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर जो का समझाया जा सकता है। अच्छा, जिन्होंने थियरी तैयार किया है वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि भैया डायग्राम के अनुसार भाई इसका डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इतना हमारे पास डिजिटल सुविधा है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट जो हम स्वास्थ्य प्रशासन के बारे में देख रहे हैं। पहला हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य। देखिए इसमें क्या रहता है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार का प्रमुख स्वास्थ्य निकाय है। ये 2 मुख्य विभागों में विभाजित किया गया है। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग, इसमें नीति निर्माण होता है, योजना एवं अनुसंधान पर फोकस रहता है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ठीक है, चिकित्सा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उत्तरदायित्व। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उत्तरदायित्व क्या है, नीति का निर्धारण करना। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ बनाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम है, एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है एनएचएम। ठीक है, योजना प्लानिंग बनाना, पंचवर्षीय योजना एवं बजट आवंटन का प्रबंध करना भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व है। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, मार्गदर्शन करना, राज्यों को तकनीकी सलाह देना। ठीक है, समन्वय, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना, केंद्र राज्य सहयोग को सुनिश्चित करना, मूल्यांकन करना, कार्यक्रमों को निगरानी में मूल्यांकन करना। ये सारे हमने देखा किसमें भैया, ये जो प्रशासन है ये राष्ट्रीय स्तर स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। इस आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे पूछेगा, एनएचआरएम बताइए, ऐसे पूछेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत, किस मंत्रालय का उत्तरदायित्व है, एनएचएम ऐसे पूछेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय मंत्रालय के उत्तरदायित्व है। ठीक है, ऐसे पूछेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निम्नलिखित में से कौन से दायित्व नहीं है, ऐसे पूछेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निम्नलिखित में से कौन से दायित्व नहीं है। पहला ऑप्शन दे देगा नीति का निर्माण करना, योजना बनाना, तीसरा मार्गदर्शन देना, चौथा दे देगा इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य, ये कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुच्छेद के 248 में बताया गया है। ठीक है, अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र एवं राज्य की शक्तियों को परिभाषित करता है। स्वास्थ्य संबंधी विषय 2 सूचियों में विभाजित होता है। पहला केंद्रीय सूची, इसमें केंद्रीय सूची के केंद्र के विशेष अधिकार क्षेत्र होते हैं, जैसे कि भैया यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन
WHO के साथ सहयोग, केंद्रीय संस्थानों का प्रबंधन, ठीक है, जैसे कि एम्स हुआ, ICMR हुआ, इन सभी जैसे संस्थानों का संचालन करना, अनुसंधान का प्रोत्साहन देना, ठीक है, ICMR के माध्यम से जनगणना का कार्य करना, स्वास्थ्य डेटा का संकलन करना, ठीक है, ये सभी कार्य हैं। किसके कार्य हैं सर? ये सभी कार्य हैं किसके? केंद्रीय सूची, केंद्र के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, जो आपका ये अ, हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य। यहाँ पे ये मुझे हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है, ये हेडिंग डालना चाहिए, ये आप हेडिंग में डाल लेना, ठीक है, ये कार्य हैं, ठीक है, ये सारे इनके। बाकी यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन आप छूट ना जाए इसलिए मैं इसको तैयार किया हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना, ये अभी देखिए PET का पेपर हुआ है ना, PET का पेपर जो 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, ये प्रश्न पूछा था कि सामुदायिक स्वास्थ्य, केंद्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य की स्थापना किस सन में हुआ था? 1952 में, ऐसे ही पूछा था 1952 में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पे आपको भी ध्यान रखना है। राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व, प्रत्येक राज्य ने अपनी शैली विकसित की है कि लेकिन समान संरचना समान है। प्रमुख निकाय जैसे कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हुआ, नेतृत्व जैसे कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, संचालन, ठीक है, संचालन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालक जो दैनिक कार्य संभालते हैं, ठीक है, और ये सारे कार्य हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है, मैं इसको स्किप कर दूंगा, आपको बस PDF भेज दूंगा, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं इसको पढ़ के समझाने लगूंगा तो टाइम बिना मतलब का व्यर्थ होगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है सीधा हम वही पढ़ाएंगे, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है, जो हाईलाइट किया हूँ ना, ये आप देख लेना, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। ये 73 संविधान संशोधन 1992 द्वारा मजबूत हुआ, जो स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाता है। भारत में प्रशासन पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है, जो 3 स्तरीय संरचना पर कार्य करती है। ऐसे पूछेगा, पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन पर आधारित हो? 73वें संविधान संशोधन पर आधारित है, जो 1992 में ये संशोधन हुआ था, 73वां, ठीक है, इस पर आधारित है ये, ठीक है। अब ये देखिए ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत गांव स्तर पर सेवाएं देना, जैसे कि एनएम, आशा कार्यकर्ता, ठीक है, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सभी ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। ये भी आपका ग्रामीण स्तर पर जो है, ठीक है, विलेज लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं। कार्य क्या है? प्राथमिक देखभाल, टीकाकरण, परिवार नियोजन, उपकेंद्र के माध्यम से आबादी कवरेज करना, ठीक है, ये सभी चीज़ें। ब्लॉक स्तर पर भी यहाँ पे बताया गया है, जिला स्तर पर भी बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पंचायती राज, अब देखिए हम यहाँ से, अब आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से आ गया रेफरल सिस्टम, परामर्श जो प्रणालियाँ होती हैं, वहाँ से आपका रेफरल सिस्टम से ये इम्पोर्टेंट है। अब यहीं से हम आपको समझाते हैं। परिचय, अच्छी परामर्श प्रणाली स्वास्थ्य सुविधा को प्रणालियों को अनिवार्य घटक है। स्वास्थ्य उद्योगों में जैसे अधिक चिकित्सक कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अच्छी परामर्श प्रणाली की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अब यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के रोगी परामर्श के लिए भेजे किस परामर्श के लिए भेजे जाए, तो एक सिस्टम बनाया गया जिसको त्रिवर्ग, ठीक है, ट्रायज बोलते हैं, ट्रायज सिस्टम बनाया गया। इसके अनुसार रोगियों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहला श्रेणी हो गया कि भैया जो संगठित स्थितियाँ हैं, ठीक है, जिसमें उपचार से जीवन नहीं बचाया जा सकता है, ठीक है, उपचार करने पे भी जीवन नहीं बचाया जाता, ये कैटेगरी नंबर 1 हो गया, ठीक है, श्रेणी नंबर 1 हो गया। और दूसरा श्रेणी क्या, जो गंभीर स्थितियाँ, जिसको हम उपचार करके जीवन बचा सकते हैं, ठीक है, लेकिन तत्काल उपचार से। हम मामूली स्थितियाँ में जो जीवन का खतरा नहीं है, उनको बाद में भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायज अपनाया गया, ट्रायज के अनुसार हम परामर्श देते हैं, ठीक है, जो रेफरल सिस्टम ट्रायज पर आधारित है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया ट्रायज।
ये हम देखेंगे जो रेफरल स्लिप रहता है, ठीक है। रेफरल स्लिप क्या रहता है, इसमें परामर्श पर्ची में निम्नानुसार न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए। पहला, रोगी का नाम, पता और पहचान क्रमांक, वर्तमान शिकायत, उपचार यदि दिया गया हो, परामर्श के लिए कारण, परामर्श के लिए भेजे जाने वाले व्यक्ति का नाम, पद नाम, परामर्श के लिए भेजे जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, परामर्श मांगने की तारीख और समय, ये सभी रेफरल स्लिप में होना चाहिए, ठीक है। अब बात आता है यहाँ से WHO का, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले WHO का, देखिए WHO एक संयुक्त राष्ट्र की गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। ध्यान में रखना है, गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय इम्पोर्टेंट है, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO के संविधान के अनुसार वर्तमान में 194 देश इस संगठन में शामिल हैं। यह विश्व स्वास्थ्य सूचना के लिए उत्तरदायित्व है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो WHO की स्थापना की तिथि है, ठीक है। यहाँ से 3-4 प्रश्न बनता है, 3 लाइनों से 3-4 प्रश्न बनता है कभी कभी भर्ती परीक्षा में। सीधा पूछेगा WHO का स्थापना, तो आपको सन पूछेगा तो 1948, डेट पूछेगा तो 7 अप्रैल, ठीक है। और सदस्य पूछेगा तो वर्तमान में 194 देश हैं, ठीक है, शामिल हैं, सदस्य हैं। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछता है तो 7 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो, क्योंकि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता है। WHO स्वास्थ्य को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की अवस्था को बताता है। अच्छा, परिभाषित करता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले दिन के पहले चैप्टर में। अच्छा, भूमिका क्या है, रोल क्या है WHO का? भूमिका ये है कि मात्र मृत्यु दर को कम करने में प्रमुख भूमिका पहला निभाता है, ठीक है। जैसे कि शिशु मृत्यु दर को कम करने या समाप्त करने में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। और दूसरा क्या है सर, संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने में भी अपना अहम रोल निभाता है WHO। अच्छा, क्रमिक के साथ साथ फैलने वाले रोगों जैसे कि HIV हुआ, एड्स हुआ, मलेरिया हुआ, TB हुआ, इसको कम करने के लिए नियंत्रित प्रयास किया गया है WHO के द्वारा। यहाँ पे भी इसका रोल है। और विशेष क्षेत्र में जैसे कि असंक्रामक बीमारियां, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, विकास, वृद्धावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था, पोषण, ये सभी चीज़ें में भी उत्तरदायित्व है, ठीक है। मादक पदार्थों का निषेध विशेष स्वास्थ्य सूचना के लिए उत्तरदायी है WHO। अच्छा, WHO ये है तो इसकी उपलब्धियां हमको पता होनी चाहिए, भर्ती परीक्षा में पूछता है। इसकी प्रमुख लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, यहाँ पे सफलतापूर्वक इन्होंने WHO ने प्राप्त किया, जैसे कि 1950 में BCG वैक्सीन के माध्यम से TB को इन्होंने कंट्रोल किया, ठीक है, कंट्रोल करने का लक्ष्य प्राप्त किया। 1955 में इन्होंने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को पूर्ण किया अच्छे तरीके से। 1965 में इन्होंने मधुमेह की प्रथम रिपोर्ट जारी की तथा अंतर्राष्ट्रीय कैंसर समिति का संगठन किया। ये सभी उपलब्धियां हैं WHO का। 1974 में इन्होंने टीकाकरण कार्यक्रम पर विशेष प्रयोग किया, ठीक है। ये सारी उपलब्धियां हैं WHO को, जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा सर, और भी है, जैसे कि FAO और UNDP एवं विश्व बैंक के साथ महत्वपूर्ण सहभागिता किया इन्होंने, ठीक है। जब ज़रूरत हो वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकता है, ठीक है। 1977 में आवश्यक औषधियों की सूची तैयार किया इन्होंने। ये सारी उपलब्धियां हैं WHO का। 1978 में सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति अपनाई इन्होंने। 1986 में इन्होंने HIV एड्स की समस्याओं को ध्यान केंद्रित किया और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया, ठीक है। और कुछ क्षेत्र हैं WHO को, तो 6 क्षेत्र हैं WHO को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, दूसरा यूरोप हो गया, पश्चिमी प्रशांत हुआ, दक्षिण पूर्वी एशिया हुआ, ये सभी WHO का क्षेत्र है। अच्छा, अब देखिए स्ट्रक्चर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ WHO, संरचना देखेंगे WHO का। विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यह WHO की सर्वोच्च स्वास्थ्य संसद है।
जब भी कोई चीज़ का मीटिंग करना होता है तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जैसे अपने यहाँ मोदी जी को जब किसी चीज़ को अपने सांसदों को बात बतानी होती है, समझाना होता है, जनता के प्रति क्या उनका वो चीज़ है होता है, क्या निर्णय लेना होता है, तो संसद में आके बोलते हैं। उसी प्रकार अपने कैबिनेट मंत्री के साथ आके बोलते हैं, ठीक है, संसद महोदय के सामने। तो उसी प्रकार WHO का भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है, या WHO की सर्वोच्च स्वास्थ्य सांसद है, ठीक है, स्वास्थ्य सांसद है। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। अब देखिए कार्यकारी परिषद सभी सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, यहाँ नीतियाँ बनाती हैं, ठीक है, नीतियाँ बनाती हैं। सचिवालय WHO का सचिवालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह क्या करता है, यह निर्णय जो भी निर्णय लिया गया है उसको कार्यान्वित करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम यूनिसेफ के बारे में देखेंगे, परिचय देख लेंगे यूनिसेफ का, ठीक है, परिचय देखेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। पूछेगा यूनिसेफ किसकी एजेंसी है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना पूछ लेता है कभी कभी, तो 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध की क्षति से प्रभावित बच्चों को पुनर्वास हेतु की गई थी। एक प्रश्न आया था 1945 में, पूछा था शिमला समझौता 1945 में हुआ था, ये पिट में आया था, ठीक है, मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। पिट 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अच्छा, यूनिसेफ में 36 राष्ट्रों के कार्यकारी मंडल से संचालित होता है। अच्छा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क के USA में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूनिसेफ जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनेस्को एवं संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों के सहयोग से अपना कार्य संपादित करता है। सदस्य, इसकी सदस्यता की बात करें तो यूनिसेफ में इस समय 191 सदस्य देश कार्यरत हैं। यह 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। अच्छा, यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों की अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों की जो बुनियादी आवश्यकता है इसको पूरा करना, उन्हें पूर्ण क्षमता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना बच्चों का। ये बाल अधिकार संधि द्वारा निर्देशित है। यूनिसेफ टीकाकरण, रोग नियंत्रण, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और आपदा राहत पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चों को टीकाकरण, बच्चों का रोग नियंत्रण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का पोषण, बच्चों की स्वच्छता, बच्चों के लिए आपदा राहत पर ध्यान करता है यूनिसेफ। तो आपको ध्यान में रखना है यूनिसेफ के बारे में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ भारत कार्यालय और संरचना अब हम देखेंगे। भारत में यूनिसेफ का कार्यालय, ठीक है, भारत में यूनिसेफ का कार्यालय, भारत में यूनिसेफ का मुख्यालय नई दिल्ली में। पूछेगा भारत में यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में आपको जाना है। इसमें कुल 15 विभाग कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं। यूनिसेफ भारत में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है। क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से, रीजनल ऑफिस इसके कहाँ कहाँ पे हैं, झारखंड में है, ठीक है, और आपका इसका अच्छा कार्य प्रदेश लैंची हुआ, किलिया हुआ, असम बतौर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आता है। एशिया में मध्य भारत भोपाल फील्ड का कार्यालय, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, गुजरात के गांधीनगर में है, महाराष्ट्र में है, बिहार के पटना में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये रीजनल हैं यूनिसेफ के, ठीक है। यूनिसेफ की योजना को लागू करने और निगरानी करने के लिए कार्य करते हैं ये कार्यालय, ठीक है। भारत में यूनेस्को का योगदान, भारत में यूनेस्को ने सन 1990 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जो 80% तक सफल रहा। यह कार्यक्रम शिक्षा और संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित था। यूनेस्को ने क्या काम किया, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जो 80% तक सफल रहा। यह कार्यक्रम शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, विज्ञान के लिए, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूनिसेफ की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में देखेंगे। यूनिसेफ का संगठन देखेंगे, गठन और कार्य पहले हम देखेंगे। यूनिसेफ का गठन और कार्य, यह गठन समुदाय के कार्यक्रमों को लेखा जोखा करता है।
प्रशासन की वित्तीय व्यवस्था करता है, प्रभावशाली बोर्ड यूनिसेफ की गतिविधियों की समीक्षा करता है, वार्षिकी बैठक, ठीक है, इस बोर्ड की एक वार्षिक मीटिंग होता है जो सामान्यतः मई में आयोजित की जाती है। प्रशासन यूनिसेफ के प्रशासन का उत्तरदायित्व डायरेक्टर के अधीन होता है। यूनिसेफ की शीत श्रृंखला कोल्ड चेन सिस्टम, यूनिसेफ की शीत श्रृंखला प्रणाली में प्रमुख रूप से टीकाकरण, यहाँ से ध्यान रखना है, कोल्ड चेन सिस्टम देखने वाले हैं हम यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ का जो कोल्ड चेन सिस्टम है ये प्रमुख रूप से टीकाकरण, रख रखाव, सहायता प्रदान की है। यह वैक्सीनों को सुरक्षित रखने और वितरण करने की लिए आवश्यक है। कोल्ड सिस्टम यूनिसेफ का, ठीक है, वैक्सीन को रखने और सुरक्षित रखने और वितरण करने के लिए आवश्यक है। अच्छा, यूनिसेफ के विभागों में वरीयता की बात करें तो यूनिसेफ के प्रमुख विभाग निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया हेल्थ डिपार्टमेंट, दूसरा न्यूट्रिशन हो गया, पानी और वातावरण विभाग हो गया, आंतरिक विभाग को सूचना संचरण, शिक्षा विभाग, समुदाय विभागों के कार्य। अब जो विभागों के कार्य बंदों के स्वास्थ्य में, बीसीजी टीकाकरण में, वातावरण स्वच्छता और जल स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना। यूनिसेफ माता एवं बच्चों के सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को स्वास्थ्य केंद्रों पर द्वारा प्रोत्साहित करता है। परिवार नियोजन एवं पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बच्चों के पोषण के बारे में देता है, ठीक है, बच्चों के पोषण के बारे में कौन सा कार्य करता है यूनिसेफ, तो ये पोषण के बारे में जैसे कि प्रोटीन हुआ, बहुत पदार्थ जैसे कि मौसमी पदार्थ आज को कम कीमत पर विकसित करना चाहिए, ठीक है, पूरा पोषण, कृषि विस्तार सेवाएं, ये सभी कार्य हैं, आप पढ़ लेना अच्छे से। और यहाँ पे कुछ बताना नहीं है, यहाँ पे आपको बस यही देखना है। यहाँ से प्रश्न बनता है, आपका बना था लास्ट टाइम गोभी रणनीति, ठीक है। अब देखिए यूनिसेफ ने बाल स्वास्थ्य को प्रभावित करने गोभी नामक रणनीति बनाई। पूछेगा कि गोभी रणनीति किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ के द्वारा बनाया गया। एक किस पे आधारित है गोभी रणनीति, तो ये बाल स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, बाल स्वास्थ्य को प्रभावित करने प्रोत्साहित करने पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोभी में जी का मतलब आप ध्यान रखना, ओ का मतलब ध्यान रखना, बी का मतलब ध्यान रखना, आई का मतलब ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए जी का मतलब ग्रोथ, ओ का मतलब ओरल डिहाइड्रेशन, बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, आई का मतलब टीकाकरण, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप कोष UNFPA के बारे में, है ना, बोल सकते हैं UNFPA के बारे में, इसका परिचय आप पढ़ लेना। यह 1974 से कार्यरत है, ठीक है, और 11 जिलों और बिहार के 11 जिलों और राजस्थान के 4 जिलों में कार्यान्वित की जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। इसका उद्देश्य आप देख लेना, ठीक है, ये सारे उद्देश्य पढ़ लेना अच्छे से यूनिसेफ के। यूनिसेफ के UNFPA के उद्देश्य हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के बारे में, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था सर, UNDP का 1966 में होता। यह तकनीकी सहयोग हेतु आर्थिक संसाधनों का प्रमुख स्रोत है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जैसे कि अमीर और गरीब प्रतिवर्ष कार्यक्रम के लिए अंशदान की घोषणा करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका UNDP का, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य, UNDP का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, UNDP को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं, ठीक है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। मौलिक उद्देश्य अपेक्षाकृत गरीब राष्ट्रों को अपने मानव और प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह से विकसित करने में ये सहायता देता है, ठीक है। इसके स्कोप ऑफ वर्क की बात करें UNDP के, ठीक है, UNDP के तो पहला परियोजनाएं वस्तुतः हैं जैसे कि प्रत्येक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त हैं। कृषि, शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य इसका कार्यक्षेत्र है। अस्पताल प्रबंधन, परिचर्या सेवा, स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी इसमें शामिल है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक भैया पैसा देता है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष कंपनी है। इसका कार्य सभी गरीब देशों के तकनीक संबंधी विकास, कृषि हुआ, शिक्षा हुआ, दुर्गम क्षेत्रों के विकास में सहायता करना, सहायता मतलब वही पैसा देना, ठीक है। ये आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करने के विकास परियोजनाओं को समर्थन देता है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, समर्थन देता है, पैसा देता है, ठीक है। इसके बारे में विशेष हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
अब हम देखेंगे FAO के बारे में, खाद्य एवं कृषि संगठन। अच्छा, FAO एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह भी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका लक्ष्य संसार में सभी को भोजन उपलब्ध कराना है। आपकी भर्ती में पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए FAO का कार्य क्या है, या फिर खाद्य एवं कृषि संगठन का कार्य क्या है। तो भोजन उपलब्ध कराना, सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना FAO का कार्य है। ठीक है, यह कब आया? 1945 में। कहाँ से प्रारंभ हुआ? रोम में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में ही है। रोम से प्रारंभ हुआ तो रोम में ही इसका मुख्यालय है। अच्छा, कार्य क्या है? संसार के सभी राष्ट्रों को रहन सहन के स्तर को बढ़ाने में सहायता करना, ग्रामीण की स्थिति को सुधारने का काम करता है। कृषि हुआ, या फिर फॉरेस्ट एरिया हुआ, या फिर जो मत्स्य पालन है, इनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है, FAO ये सारे कार्य हैं, 1 2 3 आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे दानीदा के बारे में। ठीक है, दानीदा इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। दानीदा का फुल फॉर्म क्या हो गया? D से डेनमार्क इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी हो गया। इसका परिचय हम देखेंगे। भारत में चलाए जाने वाले राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका आरंभ 1978 में हुआ था और जिसे डेनमार्क की सरकार द्वारा संचालित किया गया था, दानीदा का उपक्रम है। यही दानीदा का उपक्रम है। यह कार्यक्रम नेत्र स्वास्थ्य और अंधेपन को रोकने पर केंद्रित है। अच्छा, दानीदा किस पर आधारित है सर? नेत्र स्वास्थ्य और अंधेपन को रोकने पर केंद्रित है। ये आपको ध्यान में रखना है। डेनमार्क ने शुरू किया था। अब देखिए यूरोपियन कमीशन, इसके बारे में हम देख लेंगे। यूरोपियन कमीशन क्या बोलता है? यूरोपीय कमीशन बोलता है कि यूरोपीय समुदायों का संगठन है ये, उसकी संगठन को ही यूरोपीय कमीशन बोलते हैं। ठीक है, यूरोपीय कमीशन को यूरोपीय समुदायों का संगठन कहते हैं। यह यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा है। इसके कार्य क्या है? कानून बनाना और निर्णय को लागू कराना, संगठन के समझौते के अनुसार पालन करना। प्रत्येक राष्ट्र एक आयुक्त नियुक्त करता है। राष्ट्र को आयुक्त कमिश्नर मिलकर संसद की अनुमति से कमीशन का संगठन करते हैं। कमीशन फंड भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये यूरोपीय कमीशन के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे रेड क्रॉस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस क्या करता है? परिचय जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस एक गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विशेष संगठन है। जिसे स्विस व्यापारी हेनरी डुनेट ने 1863 में स्थापना किया था। इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित लोगों की सेवा करना है। विशेष रूप से युद्ध हुआ, महामारी हुआ, प्राकृतिक आपदा हुआ आदि में यह बाल स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग, टीकाकरण और प्राथमिक सहायता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ये हमने देख लिया रेड क्रॉस के बारे में। उद्देश्य क्या है? युद्ध और हिंसा की स्थितियों में प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करता है रेड क्रॉस। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन का पालन सुनिश्चित करना, घायलों की देखभाल। ठीक है, यही रेड क्रॉस से ही प्राथमिक चिकित्सक निकल के आया है। रेड क्रॉस प्राथमिक चिकित्सक की ट्रेनिंग भी करवाता है, सर्टिफिकेट भी प्रदान कराता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, घायलों की देखभाल, परिवारों के बीच संदेश पहुंचाना और आपदा राहत प्रदान करना। अच्छा, इसकी उपलब्धियां क्या है सर रेड क्रॉस की? तो 1917 और 1944 में इसको नोबल शांति का पुरस्कार भी दिया गया है। विश्व स्तर पर यह सबसे अधिक देशों में कार्यालय इसके हैं। ठीक है, विश्व स्तर पर सबसे अधिक देशों में कार्यालय है रेड क्रॉस का। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में, USAID के बारे में। यहाँ पे आप पढ़ लेना। ठीक है, 1961 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1962 में भारत की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्राप्त हो रही थी। USAID ने भारत के स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में सहायता दिया स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे कि मलेरिया समान परिचय केंद्र, स्वास्थ्य शिक्षा, मेडिकल कॉलेजों को सहायता। हाल ही में कृषि और परिवार नियोजन पर फोकस बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब हम पढ़ेंगे ये कृषि क्षेत्र में भी यहाँ पे इन्होंने मदद किया है। अन्न, जैसे कि अन्न बात कर लें भैया, तो जैसे कि जलापूर्ति हुआ, स्वच्छता हुआ, नवीकरणीय हुआ, ऊर्जा आपदा प्रबंधन में भी सहयोग किया है ये, ठीक है। जैसे कि 2023-24 में इन्होंने 750 मिलियन की सहायता किया है। उद्देश्य विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में तकनीकी में सहायता करना। अब हम पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का स्थापना 45 में हुआ था, 1945 में। इसकी वास्तविक संख्या 193 है। भारत एक संस्थापक सदस्य है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है यूनेस्को। ध्यान में रखना है, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है यूनेस्को। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, तो यूनेस्को के बारे में आप ये ध्यान में रखना। इसकी भूमिका आप देख लेना। विश्व धरोहर स्थलों की स्थापना हुआ, शिक्षा के लिए सतत विकास को बढ़ावा दिया है। कोलंबो प्लान के बारे में आप देख लेना, ये कब आया, इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इसकी भूमिका क्या है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ILO पूछता है, ठीक है। ILO जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। 1969 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। ILO का उद्देश्य आप पढ़ लेना, ये सारे उद्देश्य हैं। यहाँ से प्रश्न आपको भर्ती परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। केयर के बारे में देख लेना, केयर का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। भारत में कार्य कैसे कर रहा है ये आप देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ से अब कुछ है नहीं। ये ICCW इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के बारे में आप देख लेना, ठीक है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह बाल कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? ICCW का कार्य क्या है? ये सारे कार्य हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। अब आपके लिए आते हैं प्रैक्टिस सेट, जो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ऐसे बताना है, पहले का ए सही है तो पहले का ए कमेंट करना है, दूसरे का बी सही है तो बी कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पूछा जा रहा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र समतल क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या पर स्थापित है। अगर आपने ऊपर की थियरी सारे अच्छे से रीड किया हुआ है, मन लगा के देखा हुआ है, तो आसानी से आप बना लेंगे। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये है, पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC पर कुल कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्धारित हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता कितने निर्धारित हैं। ऊपर आपने थियरी पढ़ा है, इसको आप आसानी से बना लेंगे। हमने जो ऊपर थियरी पढ़ाया उसको वही प्रश्न यहाँ पे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC प्रत्येक कितने CSC के संपर्क में रहता है। ऊपर हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, आप कमेंट करके बताना, जैसे 4th का 5th का भी सही है। ये नंबर आप प्रश्न की संख्या है, ठीक है। पूरा आपको 20 प्रश्न है, ठीक है। सारे प्रश्नों में दिखा दे रहा हूँ, आप खुद कमेंट करके बता देना। CSC पर उपलब्ध बेड की संख्या कितनी है, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। 30 बेड होते हैं, 30 ऑप्शन में है। हाँ सर 30 है, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। CSC के कार्यों में क्या शामिल नहीं है, ठीक है, ये सारे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं में क्या मुख्य रूप से प्रदान किया जाता है। PSC पर किसकी व्यवस्था होती है, 30 बेड की, 4 से 6 बेड की, या फिर 25 स्टाफ की, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये देखिए ये सारे प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। ये कमेंट करके आप बताना, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र पर उप स्वास्थ्य केंद्र की कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। सब थियरी में है, मन लगा के आपने पढ़ा है तो सारे इसके सारे प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर की संख्या कितनी रहती है। सारे के सारे हमने ऊपर थियरी में पढ़ा है। CSC पर उपलब्ध अन्य सुविधाओं में क्या शामिल नहीं है। देखिए पूछ लिया ना, ये पूछ लिया यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था। CSC पर उपलब्ध अन्य सुविधाओं में क्या शामिल नहीं है। एक्सरे रूम होता है क्या, डिलीवरी रूम होता है क्या, 4 से 6 बेड रहता है क्या, या फिर ऑपरेशन थिएटर रूम रहता है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बहुत आसान प्रश्न है भैया, 4 से 6 बेड नहीं, 30 बेड रहते हैं, ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र की मुख्य सेवाओं में प्राथमिक उपचार के अलावा क्या प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न का उत्तर आप बताओ। CSC के कार्यों में PSC का क्या किया जाता है, ठीक है। CSC पर नर्स मिडवाइफ की संख्या कितनी होती है। PSC में हेल्थ असिस्टेंट फीमेल की भूमिका क्या होता है। CSC में जोखिम युक्त केस को कहाँ रेफर किया जाता है।
ये सारे प्रश्न का उत्तर, 20 प्रश्न हैं। आपने थियरी अगर पढ़ा है तो इन 20 का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप बोलते हो ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगले वीडियो में इनका उत्तर हम बता देंगे आपको। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखना, जो लोग PDF लेना चाहते हैं, PDF 200 रुपये मात्र फी है। कैसे जुड़ेंगे? तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कॉल ना करके मैसेज करना, ठीक है। 79851602 और ये हमारा 9, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कॉन्टेक्ट मतलब है कॉन्टेक्ट नंबर ही, व्हाट्सएप आप कर लेना, ठीक है। बोल देना सर हमको PDF लेना है, जो आप क्लास करवा रहे हैं या फिर जितनी क्लासें आपने करवा दी है या फिर आगामी दिनों में आप जितने टेस्ट लेंगे, सब कुछ मुझे चाहिए। उसकी फ़ी मात्र 200 रुपये है। आप सर बताओ कैसे पेमेंट करना है, प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। पेमेंट करके एक प्राइवेट ग्रुप हम बनाएं, वही ग्रुप पे हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं PDF, नोट्स, टेस्ट, सब कुछ, और जो इम्पोर्टेंट अपडेट रहता है वो भी। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।